बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महबूब अली यूसुफजई। नाजरीन, आज दो अहम खबरें हैं जिस पर तबसरा करेंगी और यकीनन ये दो खबरें अब तक आपको पहुंच गई होंगी। सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को गैर कानूनी करार दिया है और अब इस पर एक फैसला भी आ गया है। 19 जून को यह फैसला महफूज किया गया था और तकरीबन पौने 2 माह के अरसे के बाद अब जो महफूज फैसला था उसको सुनाया गया है। जाहिर बात है कि जब यह फैसला आया है और जब इस एक्ट को कलअदम करार दिया गया है तो इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी पार्टी जो है वो सख्त बरहम है, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को वेलकम किया है। इस फैसले के जो सबसे ज्यादा जो बातें शामिल की गई थी वो ये थी कि इसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जब एक फुल कोर्ट बनेगा तो जाहिर बात है कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो 3 से 3 जजेस हैं उनका होना जरूरी है। साथ में रिव्यू के हवाले से ये कहा गया था कि अगर कोई फरीक या कोई शख्स जो है उसको सजा हो जाती है तो उसको किसी भी बेंच से सजा हो जाती है तो जब वो अपील करेगा तो अपील के स्टेज पर लार्जर बेंच बनाया जाएगा, यानी बेंच में जो जजेस शामिल होंगे तो उससे ज्यादा जजेस जो है उनको शामिल करना जरूरी है। इस ऑर्डर का मतन क्या है वो आपके साथ जरा शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जस्टिस एक्ट केस का मुतफिका फैसला सुनाते हुए इसमी तहलील के आगे दिन सुप्रीम कोर्ट ने जारी बयान में अपील का हक देने की पार्लियामेंट की तरमीम ही उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट से मुताबिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक इजाफी नोट भी तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है और चीफ जस्टिस उमर तबंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दिया है। नाज़रीन, जिस तरह कि आप सबको भी पता है कि ये हुक्म जो है एक ऐसे मौके पर सामने आया है कि जब हुकूमत खत्म हो गई है। आज इरफान सदीकी, एहसन इकबाल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो दीगर साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने इस बात का फायदा उठाया है कि जब असम्बली की मुद्दत पूरी हो गई है तो उसके बाद उन्होंने ये ऑर्डर इसलिए जारी किया है ताकि असम्बली की तरफ से कोई मुजाहिमत ना आए। उन्होंने इस ऑर्डर को गैर कानूनी करार दिया। हत्ता कि जो मुमताज कानूनदान है इरफान कादर एडवोकेट, उनका भी ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के पास किए हुए किसी भी कानून को कलअदम करार दे। हम मजीद चलते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में लिखा कि पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर है। सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आजादी के मुनाफी है। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासिर फरीक को अपील का हक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसले के लिए अदालत ने फरीकैन को इलेक्ट्रॉनिक नोट्स भिजवाए थे। याद रही कि 19 जून को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर तबंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने केस की 6 समाअतें करने के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअतें की। दरखास्त गुजारों ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की थी। दरखास्त गुजार पीटीआई ने इस कानून साजी के लिए आईनी तरमीम लाजिम करार देने का मुद्दा पेश किया था। एक्ट के तहत आर्टिकल 184 के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासिर फरीक को अपील का हक दिया गया था। अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजिम है। तम पीटीआई समेत इंफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। नाज़रीन, अब इस बात की भी तरफ आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट ऑर्डर एक्ट 2023 में कब क्या हुआ, ये जरा तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का इतलाक 29 मई से हुआ। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट की 7 शिक़ें हैं और वो 7 शिक़ें कौन कौन सी है एक एक आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले शिक़ नंबर 1 के तहत एक्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 कहलाएगा। शिक़ नंबर 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायर इख्तियार मफाद आमा के मुकदमात की रसानी के लिए बढ़ाया गया है। शिक़ नंबर 2 के तहत मफाद आमा के मुकदमात की रसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। शिक़ नंबर 3 के मुताबिक रसानी की समाअत पर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस से ज्यादा होगी।
शक नंबर 4 के मुताबिक नजरसानी में मुतासिर फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील कर सकेगा। शक 5 के तहत एक्ट का इतलाक आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा। शक 5 के मुताबिक मुतासिर फरीक एक के इतलाक के 60 दिनों में अपील दायर कर सकेगा, जबकि शक नंबर 7 के मुताबिक एक का इतलाक मिलते जुलते कानून, ज़ाब्ते या अदालती नज़ीर के बावजूद हर सूरत होगा। तो ये इस पूरे एक्ट में ये तमाम बातें थी। अब जिस तरह कि आप सबके इल्म में है कि इस एक्ट को गैर कानूनी करार दिया गया है और एक नई डिबेट का आगाज हुआ है। सबसे पहले डिबेट यह है कि क्या इस कानून को कलअदम करार देने के बाद नवाज शरीफ के लिए मुस्तकबिल की सियासत के रास्ते बंद हो गए हैं। मेरा मानना यह है, और एक कानून के अदना तालिब इल्म के तौर पर मैं ये समझता हूं कि इस फैसले का नवाज शरीफ के मुस्तकबिल के सियासत के हवाले से उस पर ज्यादा असरात नहीं होंगे। ज़ाहिर बात है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जब नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया था, तो इससे पहले जो कानून मौजूद है कि अगर किसी को नाअहल किया जाएगा तो उसकी मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। अब जाहिर बात है कि नवाज शरीफ ने 5 साल का वो अरसा जो है मुकम्मल किया है। ताहम वेट इस बात का करेंगे कि उसके खिलाफ इस वक्त जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, नवाज शरीफ ने आना होगा, उन मुकदमात का सामना करना होगा। लेकिन जहां तक इस कानून का ताल्लुक है तो इस कानून से डायरेक्टली नवाज शरीफ जो है वो मुतासिर नहीं होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो दूसरी बड़ी खबर है उसका मतन भी आपके सामने रखना चाहेंगे, और ये दूसरी खबर जो है ये है साबिक़ा खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी की एक मुबैना जो उसकी एक डायरी थी, उसका मतन जो है, उसकी राइटिंग जो है, उसका मतन जो है वो बेसिकली लीक आउट हो गया है। तो उसमें बेसिकली क्या था वो आपके सामने पहले रखते हैं। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन दे रही है। बुशरा बीबी ये तक बता रही है कि पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी। बुशरा बीबी ये भी बता रही है कि कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में यह बात भी सामने आई है कि अगर गवर्नर राज लगाए तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए। अगर गवर्नर राज लगाए तो पहिया जाम हड़ताल भी की जाए, जहां तक इस डिग्री में लिखा गया है। मुबैना डायरी में ये बात भी सामने आई है कि इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। यानी बहुत लोग हो, पहले ऐलान नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। अदालती फैसले वाले रोज सुबह से अवामी फिजा बना देनी है कि अदालत तो कोई मनफी फैसला ना कर सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाए, बस एक प्रेशर रखना है। इमरान खान की अहलिया की मुबैना डायरी में यह बात भी सामने आई है कि वकीलों ने जो कुछ अहम सवाल करने हैं और खातून ने नहीं बोलने, वो ये है कि हम जो भी दरख्वास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए, वो क्यों नहीं सुनी जाती। बंदिया ला गया है। नवाज ने कहा था कि अब देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी की जानिब से यह बात भी सामने आई है कि ख्वाजा हारिस सवाल उठाए कि आजम स्वाति के केस में उनके मकामी सहूलतकार कौन थे। बुशरा बीबी के मुबैना डायरी में यह अहकामात भी दर्ज है कि इमरान खान किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे। डायरी में लिखा है कि इमरान खान ने सुबह उठती ही कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन के साथ साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। तो ये तमाम बातें जो है, ये बुशरा बीबी की जो मुबैना डायरी लीक हुई है, ये बातें उनसे सामने आई है। और यकीनन आप अगर इसका मतन पढ़े तो जो 2-3 बातें बड़ी अहम इससे अखज़ की जा सकती है। सबसे पहले यह है कि बुशरा बीबी किस तरीके से इमरान खान को डिक्टेट कर रही है कि आपने आला अदलिया पर किस तरह प्रेशर बढ़ाना है, आपने इस मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट पर किस तरह प्रेशर बढ़ाना है, किस तरह लोगों को मोबिलाइज करना है, और किस तरह इस मुल्क के इदारों को, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है चाहे वो अदलिया है, उनको कैसे प्रेशराइज करना है। मुझे नहीं पता कि ये मुबैना डायरी का जो मतन लीक हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है। ये तो यकीनन आइंदा कुछ दिनों में ये तमाम बातें जो है ये जाहिर होंगी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, खुद बुशरा बीबी की जानिब से इसके हवाले से उनका कोई रिफ्यूज़ल नहीं आया है। उन्होंने इन खबरों की तरदीद तक नहीं की है। जब उनका बाकायदा स्टेटमेंट आएगा तो उसके बाद हम इस पर तबसरा कर सकेंगे। लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल असम है, एक बात बिल्कुल ठीक है, वो ये है कि इमरान खान जो थे वो अपनी सियासी जिंदगी में बुशरा बीबी से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने कई मौके पर जब इमरान खान को कोई बात डिक्टेट की है या उनको कोई पेशन गोई की है तो वो हमेशा सच साबित हुई है।
क्योंकि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले भी जब बुशरा बीबी ने इमरान खान को यहाँ तक कहा था कि आप अगर इन टिप्स पर अमल करेंगे तो आप मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और जाहिर बात है कि जब खुशकिस्मती से इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, या उन्होंने होमवर्क किया था या एक इत्तेफाक की बात थी, तो उसके बाद इमरान खान का ये अकीदा कि बुशरा बीबी की हर बात ठीक साबित होती है, उस पर उनका यकीन मजीद बढ़ गया। अहम बात यह है इस मुल्क में कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म का फैसला अब तक नहीं हुआ है। मुबसरीन कहते हैं कि इसमें जहां तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक डेडलॉक मौजूद है, वहीं पर यह भी है कि एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है अब तक किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं किया जा सका है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान महबूब अली सुबह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।